In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कि चेंज ऑफ मेथड अगर आ जाए डेप्रिसिएशन का तो उससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमने चेंज ऑफ मेथड वाला क्वेश्चन किया और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा कि मेथड चेंज होने से जो पिछले साल गुजर चुके हैं उन पर क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। XYZ Limited which depreciates its machinery at 10% per annum, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तरीका बताया गया DBM का। हेड ऑन 1/1/1995 1/1/1995 को 9,72,000 रुपये ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट जो है ये डाटा गिवन है कुछ डाटा गिवन कुछ इस तरीके से है। 1/1/95 को जो बैलेंस है मशीन अकाउंट का वो बताया गया 9,72,000। ड्यूरिंग द ईयर 1995 के अंदर ही मशीनरी जो परचेज की गई थी 1/4/93 को 80,000 रुपये की वॉज सोल्ड फॉर 45,000 ऑन 1/7/1995। 1/7/95 को एक मशीनरी जो थी वो सेल कर दी गई। हम लोग इसको M2 कह देते हैं। तो दूसरी मशीन जो है वो सेल कर दी गई है। ये सेल कर दी गई है 45,000 की, लेकिन इसके साथ ही हम हवाला दे देंगे कि ये परचेज कब हुई और कितने की हुई थी। यही वाली 1/1/93 को परचेज हुई थी और कितने में परचेज हुई थी 80,000। And a new machinery at a cost of rupees 1,50,000 was purchased and installed on the same date. Installation charges 8,000। 1/7/95 को ही एक कोई तीसरी मशीन परचेज कर ली गई है और उसकी कीमत जो है वो 1,50,000 और 8,000 में इंस्टॉलेशन चार्जेज हैं, तो टोटल कॉस्ट बनेगी 1,58,000 रुपये। द कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/93। ये अपना मेथड तो चेंज करना चाहते हैं लेकिन इफेक्ट बता रहे हैं कि 1/1/93 से इसका इफेक्ट होना चाहिए। चेंज ऑफ मेथड को चेंज कर कब रहे 1995 में और विद इफेक्ट फ्रॉम कब करना चाह रहे हैं 1/1/93 से। डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू 31/12/95 टू बी एडजस्टेड। अब ये भी बताया गया कि 1/1/93 से लेकर 31/12/95 तक का जो डिफरेंस है उसको भी एडजस्ट करना है। ठीक है जी। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वही रहा है। तो शो करें मशीन अकाउंट और ये मेथड चेंज कर रहे हैं SLM में, DBM से SLM में। 1995 में जाके ये क्या करते हैं 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है उसको छोड़ देते हैं और 10% स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। 31/12/95 तक इफेक्ट बता रहा है, तो इसका मतलब है कि हर साल डेप्रिसिएशन ली जाएगी तो 31/12 को ली जाएगी 31 दिसंबर। अब ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ये नहीं पता, हमने विद इफेक्ट फ्रॉम तो 1/1/93 से चलना है, फिर डेप्रिसिएशन को एडजस्ट भी करना है। 1/1/93 से 31/12/95 तक की डेप्रिसिएशन एडजस्ट की जाएगी। तो एडजस्ट तो तब होगी ना अगर 1/1/93 से हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अब 1/1/93 को क्या बैलेंस है वो हमें नहीं पता। हमें तो पता है कि 1/1/95 को बैलेंस किया है,
1,93 से रिलेटेड सिर्फ इस चीज़ का हमें पता है कि ये 80,000 की एक मशीन इसमें शामिल थी जिसको 1,795 में सेल कर दिया गया। मेथड हम चेंज कर रहे हैं कब? 31 दिसंबर 1995 को जाके। ये सेल कब हो रही है? 1,795 पे जाके। तो ये मेथड चेंज होने से पहले सेल हो रही है। एक बात तो ये कि मेथड चेंज होने का इफेक्ट इसकी सेल पे या इसकी वैल्यू पे नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो मशीन 1,795 को सेल हो रही है इस पे मेथड चेंज का कोई असर नहीं होगा। ये जो पहले मेथड चल रहा था डीपीएम का वही अप्लाई होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि डेप्रिसिएशन तो हर साल 31 दिसंबर को कैलकुलेट होती है। जब 1995 में मेथड चेंज हुआ तो वो 31 दिसंबर 1995 को जाके उसका इफेक्ट आना है। 1,795 तक तो उसका इफेक्ट आना ही नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारे पास 1,93 का बैलेंस नहीं है, लेकिन हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे कि हम 1,93 का बैलेंस लेके निकालें और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे। इसके लिए आपने एक छोटा सा टेबल एक वर्किंग से बना लेनी है। वो कैसे? हम लोग यहाँ पर 3-4 चीज़ें लिख रहे हैं। एक इसमें हम डेट हम लिखेंगे, पहला डेट का कॉलम हम लेंगे, दूसरा रेट के हिसाब से हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम जो पहले मेथड लेके चल रहे थे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उससे वैल्यूज निकालेंगे और फिर जो चेंज किया एसएलएम वाला वो लिखेंगे। अब 1,93 से हम चले तो हमारी डेट्स कुछ इस तरीके से बनेगी। पहली डेट हमारी आएगी 1/1/93, फिर हमने 31/12/93 को डेप्रिसिएशन लेनी है, तो जो बैलेंस आएगा वो 1,194 का बैलेंस होगा। फिर हमने 31/12/94 को डेप्रिसिएशन लेनी है, तो जो बैलेंस आएगा वो 1,195 का आएगा। और हमने यहाँ तक भी पहुँचना है 1,195 तक। अब देखिए कोई भी चीज़ जो यहाँ से गिवन हो और वो यहाँ तक हम आ रहे हैं, 10% हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डीबीएम पे लगाया हुआ है, तो जो हमारा पॉइंट स्टार्ट पॉइंट होगा, बिगिनिंग होगी जहाँ से, उसे हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि ये मशीनरी जो अब डेप्रिसिएट होकर यहाँ तक आ चुकी है, ये एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड कितनी थी? 100%। कोई भी एसेट जो डेप्रिसिएट हो रहा होता है वो एट द स्टार्ट कितने परसेंट होता है? वो 100% होता है। ये हमें अज्यूम क्या करें? ये अज्यूम्ड वैल्यू है, तो ये 100% है। अब पहले साल हमने इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाई, 10% में से 100% में से 10% निकल जाए तो बाकी कितनी रह जाएगी? 90% रह जाएगी। मेथड हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस है। अब अगले साल डेप्रिसिएशन इस बैलेंस पे आएगी, अगले साल फिर 10% लगाई, 90% का 10% है तो वो 9 बनेगा, तो बाकी जो बच गई वो 81% है। इसका ये मतलब हुआ कि जो वैल्यू हमारे पास 1,195 को पड़ी हुई है, दैट इज 81% ऑफ द वैल्यू दैट स्टैंड्स एट 1,193। जो 1,193 को हमारे पास वैल्यू है उसका ये 81% है। अब हमारे पास वैल्यू है कितनी बताएगी ये 1,195 को? 9,72,000। ये जो 9,72,000 है ये हमारे पास 81% है किसका? 1,193 का। यानी ये हमारे पास है 9,72,000 वैल्यू अब 1,195 को, और ये 81% के इक्वल है। तो इसे अगर हम बैक यहाँ पर 1,193 में लाना चाहेंगे तो इसको हमें 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100% में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 9,72,000 है इसको डिवाइड करेंगे जितने परसेंट ये खुद है और मल्टीप्लाई करेंगे जितने परसेंट में हम ले जाना चाहते हैं। तो इसको डिवाइड 81 से करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बनेगा? 9,72,000, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया 81 से, तो ये हमारे पास 12 लाख बनता है। यानी ये जो वैल्यू इस वक्त 9,72,000 हमारे पास 1,195 को मशीनरी अकाउंट में शो हो रही है, ये 1,193 को हमारे पास कितने की थी? ये 12 लाख रुपए की थी। इस बात की समझ आई आप लोगों को कि हमने इस 1,195 से 1,193 की वैल्यू कैसे निकाली? हम 1,193 से स्टार्ट ले रहे हैं, तो एट द स्टार्ट कोई भी चीज़ होती है अपने स्टार्ट में वो कितने परसेंट होती है? 100% होती है। हर साल 10% हम कम करते रहे, पहले इसका 10% लिया, फिर इसका 10% लिया, तो ये अब हमारे पास 1,195 को 81% थी।
इसी वैल्यू को बैक 100% पे ले जाने के लिए हमने 81 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 लाख आ गया। अब अगर ये वाला काम ना होता हमारे पास कि ये 80,000 की इस 12 लाख ये जो 1,93 है, 1,93 की जो वैल्यू है उसमें एक 80,000 की मशीन शामिल है जिस पे चेंज ऑफ मेथड का इफेक्ट नहीं अप्लाई होना। क्यों नहीं होना, वो हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि वो 1,95 को सेल आउट हो गई है। तो हमने अब यहाँ पर डिफरेंस लेने के लिए इस 12 लाख की वैल्यू में से ये वाली जो मशीन जिस पे इफेक्ट नहीं होना इसको निकाल देंगे भाई। अगर ये 1,95 की बजाय 31,1295 को सेल हो रही होती तो हमें इसको नहीं निकालना था, हमने 12 लाख पे ही दोनों का चेंज देखना था। अब हमने ये 80,000 इसमें से निकाल देना है, 12 लाख में से 80,000 निकाल दिए हैं तो बाकी बचते हैं 11,20,000। 11,20,000 हमने 12 लाख कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसमें से वो 80,000 की मशीन निकाल दी जो 1,95 को सेल आउट हो रही है। 31,1295 को मेथड चेंज हो रहा है, हमने चेंज का इफेक्ट देखना, चेंज का इफेक्ट इस पे नहीं अप्लाई होगा। तो इधर भी 11,20, इधर भी 11,20,000। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर साल बैलेंस पे 10%, इसका 10% लेने के लिए बनेगा 1, 1, 2 ऊपर 0, ये माइनस करें 1,12,000, 11,20,000, इसमें से 1,12,000 माइनस कर दिया जाए तो बाकी बच जाता है 10,08,000। अगले साल इसका 10% लेंगे तो वो बनेगा 1,008,000, 1,08,000। इसमें से 1,08,000 माइनस कीजिए तो बाकी हमारे पास बच जाता है, वो बनता है 9,07,200। 9,07,200 रुपया बचता है। अगर डीबीएम की जगह पे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया हुआ होता तो फिर क्या होना था, फिर हर साल डेप्रिसिएशन इसी पे कैलकुलेट होनी थी और वो 1,12,000 रहनी थी। पहले साल भी 1,12,000, ये 10,08,000, दूसरे साल भी कितनी डेप्रिसिएशन लेस होनी थी, 1,12,000 लेस होनी थी। क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई होता है, बैलेंस पे अप्लाई नहीं होता। तो अगर हमें इस पे डेप्रिसिएशन लेते हैं 10,08,000 में से 1,12,000 माइनस करें तो बाकी रह जाते हैं 8,96,000 रुपए। डीबीएम कह रहा है कि 1,95 को आपकी डेप्रिसिएशन होने के बाद जो वैल्यू बचती है मशीनरी की वो 9,07,200 है। एसएलएम कह रहा है कि आपकी वैल्यू है 8,96,000। इन दोनों में हमने एसएलएम पे जा रहे हैं, डीबीएम से एसएलएम पे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके या मेथड हमने यूज किया वो नहीं ठीक था, अब हम इस पे आना चाहते हैं। तो हम ये तो नहीं करेंगे कि ये सारे जो पिछले साल की वैल्यू हमने कैलकुलेट अभी करनी है उस सारे को मिटाएं और दोबारा करें। हमने अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन में सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग हमने कर ली, अब हम इसकी मदद से क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ आ जाएगा सबसे पहले 1,93 और ये बैलेंस अब हमारे पास 100 बैलेंस कैरी डाउन। इसमें अब हमने जो सेल कर दी उसे हमने सेकंड मशीन कह दिया और जो बाकी हिस्सा नहीं सेल कर रहे हैं उसको हम पहली मशीन कह रहे हैं। हम कह रहे थे कि बाकी जो सेल नहीं कर रहे वो फर्स्ट है और जो भी सेल कर रहे हैं वो सेकंड है। सेकंड जो सेल कर रहे हैं वो हमने 80,000 निकाल रहे हैं और जो नहीं सेल कर रहे हैं वो है 11,20,000। यहीं पे हमने उनको अलग अलग कर दिया, टोटल ये 12 लाख है। ये देखिए ये 12 लाख, इसमें से जो सेल हम कर देनी है उसको यहीं पे अलग कर लिया ताकि हमारी वर्किंग और हमें क्वेश्चन से समझने में बात आसान हो जाए। अब आ जाएगा 31,12,93, इसको हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। पहली बार भी दूसरी बार भी रेट डेप्रिसिएशन 10% है, मेथड हमारा डीबीएम है। तो करें इस पे डेप्रिसिएशन जब ली होगी तो ये आई होगी 1,12,000, 80,000 पे 10% ली होगी तो ये आई होगी 8,000। तो कुल मिला के ये 1,20,000। फिर हमने इसका बैलेंस किया, सीडी पहली का भी दूसरी का भी
1,20,000 में से 1,12,000 गए तो बाकी 10,08,000 और 80,000 में से 8,000 चले गए तो बाकी 72,000। इन दोनों को जमा किया 10,08,000 इसमें 72,000 ऐड किए तो ये हमारे पास बन गया 10,80,000। इसमें 1,20,000 जमा किए तो ये 12 लाख हुआ। इधर भी ये 12 लाख है हमारे पास। ये 1,93 का काम हमने मुकम्मल कर लिया। अब आ जाएगा अगला साल 1,94 तो बैलेंस बीडी और ये भी बीडी आना है बराबर। इसमें पहली मशीन का जो बैलेंस है वो 10,08,000 और जो दूसरी जो सेल हमने करनी है उसका बैलेंस हमारे पास 72,000 है। तो ये टोटल 10,80,000 है। फिर हमने 31/12/94 को डेप्रिसिएशन लेनी है। पहली पर भी दूसरी पर भी। अब 10,08,000 की डेप्रिसिएशन आएगी 10,800 1,08,000 और सेकंड मशीन 72,000 में 10% दिया तो ये 7,200 है। 1,008,00 इसमें ऐड किए 7,200 तो ये बन गया हमारे पास 1,08,000। अब हमें इसका बैलेंस लेना है। CD 10,08,000 में से 1,08,000 माइनस करेंगे। पहले हमने किया हुआ यहाँ पे ये बाकी बचता 9,07,200 और 72,000 में से 7200 माइनस कर दिया जाए तो बाकी बचता 64,800। तो टोटल बैलेंस ये बन जाएगा 9,07,200 91 9,72,000 इसमें जमा किए 1,08,000 तो ये बन गए 10,80,000 और इधर भी 10,80,000। ठीक है जी। 31/12/94 को अब हम इधर आ जाएंगे 1,195 बैलेंस बीडी 9,07,200 64,800 और ये 9,72,000 पूरा। अब 1,795 पे जाके ये सेल आउट कर रहे हैं मशीन। इसको सेल आउट करें तो सेल आउट के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें हम चेक करते होते हैं। डेप्रिसिएशन भी कितने की बेची और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये 1,795 को सेल कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कितने माह की कैलकुलेट होगी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। 1,795 डेप्रिसिएशन मशीन 2 की 6 मंथ्स के लिए। मेथड हमारा DBM है और मशीन 2 ये 64,800 10% फॉर 6 मंथ्स तो ये आएगा 3240। इसके बाद ये सेल कितने में की थी? ये सेल की थी 45,000 में। अब हम चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसकी बुक वैल्यू निकालें 64,800 में से 3240 निकाल दिया जाए तो बाकी इसकी बुक वैल्यू बनती है 61,560। कितनी वैल्यू बनती है 61,560 रुपए ये बुक वैल्यू है। और सेल कितने की कर रहे हैं 45,000 की सेल कर रहे हैं।
61,500 की चीज़ 45,000 में सेल करेंगे, कम कीमत पे सेल करेंगे तो लॉस आएगा। तो लॉस कितना आ गया? 16,560 रुपये लॉस आएगा। तो इधर आ जाएगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,560 रुपये, ये हमने कर दिया। 1,795 को सेल भी कर दिया, 1,795 को एक मशीन खरीदी गई थी, उसकी एंट्री इधर आ जाएगी 1,795 टू बैंक अकाउंट, और इसकी अमाउंट है 1,58,000। अब आ जाता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक तो हमने कोई ऐसा चीज नहीं देखा, सिंपल हम काम कर रहे थे, डेप्रिसिएशन मेथड लगा रहे थे और हल कर रहे थे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के जरिए। 31,795 को हमने डेप्रिसिएशन ले लिया, लेकिन वो कह रहा है 1995 में आपका मेथड चेंज हो गया। पिछली दफा जब हमने क्वेश्चन किए थे विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो हमने सिंपली क्या किया था, हमने यहाँ डेप्रिसिएशन ले ली थी इसके मुताबिक, लेकिन अब हमने इसका इफेक्ट पहले ट्रीट करना है। और वो इफेक्ट क्या है? ये दो काम हम पहले कर चुके हैं कि डीबीएम के जरिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9,07,200। ये देखिए 9,07,200 डीबीएम ये क्या है। अब हम एसएलएम में गए तो एसएलएम कहता है कि ये होनी चाहिए थी 8,96,000। अब ये तो करने से है कि हम कहें कि इसको यहाँ से काट दें या मिटा दें और यहाँ 8,96,000 लिख लें, इनके दरमियान डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहाँ ट्रीट होगा? अब ये जो डिफरेंस आएगा इनके दरमियान डिफरेंस, वो बनता है 9,07,200 और 8,96,000, ये डिफरेंस बनता है हमारा 11,200 रुपये का। डिफरेंस जो है 11,200 का है। अब ये किस चीज़ का डिफरेंस है? ये डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। क्या हम यहाँ इसको डेप्रिसिएशन में लिख लें? हम यहाँ लिखे बाय डेप्रिसिएशन या बाय प्रीवियस डेप्रिसिएशन 11,200, क्या हम यहाँ लिख दें? ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा हमें करने से मैचिंग प्रिंसिपल रोकता है। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि इस साल के खर्चे इस साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे। अगर हम ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर 31,795 में लिख देंगे, 31,1295 में लिख देंगे डेप्रिसिएशन पिछले साल वाली, तो ये डेप्रिसिएशन जाएगी काम प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस बनेगी। तो जो रेवेन्यू के अगेंस्ट एडजस्ट हो रही होगी वो तो ये सिर्फ 95 के रेवेन्यू में एडजस्ट हो रही होगी। हालांकि ये डेप्रिसिएशन इफेक्ट किसकी वजह से आया? 93 और 94 की वजह से आया। तो इसलिए इसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो नहीं लिख सकते। फिर इसे हम कहाँ लिखेंगे? इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाते होते हैं, जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है कैपिटल को। पिछले अदवार के अंदर, पिछले ईयर के 2 साल के अंदर जो डेप्रिसिएशन हमने गलत लिखी, कम लिखी, उसका इफेक्ट अल्टीमेटली कहाँ हुआ? प्रॉफिट कैलकुलेट करने पर हुआ। प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में जाता है। तो इसकी मदद से जो 93 का कैपिटल आया हुआ वैल्यू वो भी गलत है, 94 की जो आई हुई है वो भी गलत है। अब हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसमें भी तो दुरुस्त होना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये एक किस्म का रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। तो वो जो एरर हमारा कैपिटल के अंदर शो हो रहा होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाके ये वाली जो वैल्यू है, ये डिफरेंस वहाँ लिखने से वो खत्म हो जाएगी। तो इधर हम लिखेंगे इस डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना है ये डिफरेंस? 11,200। अच्छा, अब आपके दिन में ये सवाल आना चाहिए कि इसे इधर ही क्यों लिखना है, इधर क्यों नहीं लिखना? क्यों नहीं बनता ना ये सवाल? यहाँ वैल्यू कितनी है? 9,07,200। बनानी कितनी है? 8,96,000। तो 9 लाख से 8,96,000 पे जाने के लिए कम करना है, माइनस करना है, तब हम लोग 8,96,000 पे जाएंगे। तो एक वैल्यू डेबिट साइड पे लिखी हो, इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ जाती, ये वैल्यू कम होती, तो फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड पे लिखते, क्योंकि हमने फिर इसको बढ़ाना था, इसको इंक्रीज करना था। अब हमने इसको डिक्रीज करना इसलिए इधर लिखा। अगर ये वैल्यू कम हो तो इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इधर लिखा जाएगा। बात की समझ आ गई आपको? बस ये एडजस्टमेंट एक नई चीज़ थी, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है।
ये सारी वर्किंग हमने इसी के लिए की। अब हम लोग एट द एंड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस निकालेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास जो पहले वाली मशीन पड़ी है इसमें और जो ये तीसरी नहीं खरीदी है इसको डेप्रिसिएशन है, लेकिन मेथड कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती करेंगे, तो यहाँ हम जैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन बैलेंस पे, तो यहाँ भी वो बैलेंस पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब हमने बैलेंस पे कैलकुलेट नहीं करनी, हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे करनी है। और कुछ लोग 12 लाख पे ले रहे हैं, 12 लाख में से वो 80,000 वाली मशीन सेल आउट हो गई है। हमारे पास कितनी वैल्यू पड़ी हुई है? 11,20,000। हर साल कितनी डेप्रिसिएशन ले रहे हैं? 1,12,000, 1,12,000। तीसरे साल में भी 1,12,000 आएगी इसमें डेप्रिसिएशन, 1,12,000। तीसरी मशीन तो खरीदी है अब 1,58,000 की, इस पे 10% 6 माह के लिए अलग से कैलकुलेट हो जाएगा। 1,58,000 पे 10% पूरे साल के लिए 15,800 बना और 6 माह के लिए ये 7,900 बन गया। तो ये टोटल बन गई 1,19,900। फिर हमने इनका बैलेंस निकालना, सीडी 9,07,200 में से 1,12,000 माइनस करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे ना? क्यों जी? हम ऐसे कर देना, बैलेंस में से डेप्रिसिएशन निकाल के बाकी यहाँ लिख देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, यही तो पॉइंट अहम है इसके अंदर। आखिरी साल के अंदर तो सब कुछ अहम आ जाता है। अब हमारा ये बैलेंस नहीं रहा, हमने इसमें से ये निकाल दिया 11,200। हमारा बैलेंस ये है 8,96,000। आप निकाल के देखिए, यही बनता है ना 9,07,200। इसमें से ये जो 11,200 का डिफरेंस था ये निकाले तो 8,96,000 बचता है। हमने इस 8,96,000 में से 1,12,000 माइनस करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फिर समझ लें। तो अब हमने जो बैलेंस लेना है, जैसे जो अपनी ओल्ड मशीन पड़ी हुई है, हमने इस बैलेंस से ये डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी, हमने इसमें से माइनस करनी 8,96,000। अगर आपने ये नहीं बनाया होगा तो फिर आपने 9,07,200 में से पहले ये जो एडजस्टमेंट है ये निकाल देनी है, जो बाकी आएगा उसमें से 1,12,000 माइनस करना है। करेंगे 1,12,000 तो ये बनता है 7,84,000। और 64 तीसरी मशीन जो आप खरीदी 1,58,000 की, इसमें से 7,900 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1,50,100। टोटल आ गया ये 9,34,100। अब इसका टोटल करें, जमा 1,19,900 जमा 11,200 जमा 16,560 जमा 45,000 जमा 32,40। तो ये टोटल बनता है 11,20,000। इधर भी टोटल करेंगे 9,72,000 जमा 1,58,000। तो ये भी बनता है 11,30,000। अब अगले साल हमने बैलेंस शिफ्ट करके क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि हमें कहा गया था 31/12/95 तक क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगले साल हम बैलेंस इसका निकाल के बैलेंस अगले साल शिफ्ट करके इसको छोड़ देंगे। एक 96 टू बैलेंस BD, इसका बैलेंस कितना है? 7,84,000 और इसका बैलेंस कितना है? 1,50,100 और टोटल बैलेंस कितना है? 9,34,000 34,100। जी समझ आ गया? अगर हमें वो कहता है कि आप
31/12/96 तक बताएं। तो फिर अगले साल हमने 31/12/96 को जब डेप्रिसिएशन लेनी थी, जब हमने यहाँ डेप्रिसिएशन लेनी थी M1 और M3 की, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी? वही 1,12,000, और ये 1,58,000 रुपये में 10% यानी थी 15,800। और फिर जब हमें इनके बैलेंस निकालने थे, तो पहले के लिए बैलेंस अब हमने इसी में से माइनस करना, क्योंकि अब ये करेक्टेड है, ये करेक्टेड नहीं था, ये टू भी करेक्टेड है, इसमें करेक्ट होना था। इसमें से हमने इस एडजस्टमेंट को निकाल दिया। अगर एडजस्टमेंट इधर होती तो इसमें हम एडजस्टमेंट को ऐड करते, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस निकालते। तो यहाँ अब हमारे पास करेक्टेड बैलेंस है, हमने सिंपली ये डेप्रिसिएशन लेस करके यहाँ पे बैलेंस निकाल लिया। तो उम्मीद है आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की समझ आ गई होगी। सिर्फ जिस साल में वो मेथड अप्लाई होना होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि वो जो डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर उस डिफरेंस को कहाँ लिखना है, और फिर डेप्रिसिएशन लेने के बाद जो बैलेंस निकालना है वो कैसे निकालना है कि इस इफेक्ट को एडजस्ट करके बैलेंस निकालना है, और इस तरीके से आगे करना है। उम्मीद है आपको समझ आएगी। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा समझ आएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा हो, ना समझ आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी।